हाँ जी, तो हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसा कि हमने बात की कि सबसे पहले कौन शुरुआत करता है हार्मोन रिलीज, कौन करता है? हमारे ब्रेन में मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है जिसका क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्रिएट्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज विच हार्मोन्स? FSH यानी जल्दी जल्दी बताओ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको एक और नाम से बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चों ये अपने आप लिख के लाना है तुम्हें, राइट? तो ये होंगे, इसीलिए इन दोनों हार्मोन्स को जानते हो क्या बोल सकते हैं हम? गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, इनको हम गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। ये गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, तो इनको हम गोनाडोट्रोपिन बोल सकते हैं ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी releases these two hormones, right? Now this FSH acts on Sertoli cells. Sertoli cells कहाँ प्रेजेंट हैं? टेस्टिस के अंदर। तो ये मैंने जो बनाया हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज टेस्टिस। तो यहाँ सबसे पहले ये सर्टोली सेल्स पर एक्ट करेंगे, फिर सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, सर्टेन फैक्टर्स that help in spermiogenesis, means transformation of spermatid into sperms। तो ये जो फैक्टर्स है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। ये फैक्टर्स क्या करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। अब एक और चीज, इसके अलावा सर्टोली सेल्स एक इनहिबिन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये दिया नहीं हुआ है बट आपको पता होना चाहिए। इनहिबिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक करता है। ये सब कुछ था, ये जो जितना भी हम देख रहे हैं ये सब कुछ पॉजिटिव फीडबैक चल रहा था। ये पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव, ये जो है ये नेगेटिव फीडबैक करता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि ये रिलीज हुए जा रहा, क्राउड हो गया स्पर्म्स का। लेकिन ये क्या करता है? इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी को भी स्टॉप कर देता, बस भैया और नहीं, और FSH मत रिलीज कर। और हाइपोथैलेमस को भी ये नेगेटिव फीडबैक देता है कि बस कर, स्टॉप लगाओ, ठीक है, अब और तुझे रिलीज करने की जरूरत नहीं है, राइट? अब इधर देखो LH क्या कर रहा है? LH लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज विच हार्मोन? एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये और लिडिक सेल कहाँ प्रेजेंट है? कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेसेस है। तो टेस्टोस्टेरोन भी वहीं पर रिलीज होगा ना, बट वो एंटर कर जाता है सेम्निफरस ट्यूब्यूल के अंदर। होता रिलीज बाहर है लेकिन एंटर कर जाता है सेम्निफरस ट्यूब्यूल में टू हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड आल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, राइट? तो ये एक तरह की चेन है, देखो इजी है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स anterior pituitary, and anterior pituitary again releases gonadotropins. Which gonadotropins? Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Follicle stimulating hormone stimulates Sertoli cells to release certain factors and inhibin. These factors help in spermiogenesis and inhibin gives negative feedback, right? मतलब it stops hypothalamus to release GnRH and anterior pituitary to release FSH and LH, so that they could not do their work. आगे उनको जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी कि हो जाएंगे। ओवर क्राउडिंग स्पर्म्स की भी नहीं, ओवर क्राउडिंग उसकी भी नहीं, मेल सेक्स हार्मोन की भी नहीं। ये देखो क्या होगा, अब ये टेस्टोस्टेरोन भी जब ये हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव फीडबैक देगा, स्टॉप, ठीक है, हो गया, बस करो, अब और नहीं स्क्रीन करना, ना ये, ठीक है, क्लियर? तो और टेस्टोस्टेरोन के रोल क्या है वो लिख देना, और इनका क्या रोल है ये बहुत आता है बेटे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें से आता है, ध्यान रखना, ये अलग है बस, राइट? डन? चलो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है मेरे साथ साथ, लेकिन तुम ड्रॉ करोगे, इजी ड्रॉ करवाऊंगी मैं, ठीक है?
तो इसमें क्या होता है, 4 पार्ट्स है। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ स्पर्म: हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम, एक बार तुम एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, फिर हम ड्रॉ करेंगे साथ साथ। जस्ट देख लो पहले बच्चों, इसमें देख रहे हो ये है हेड, इसके हिसाब से ये हेड है। हेड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है ये हमें पता होना चाहिए। नेक में क्या होता है, मिडल पीस में क्या होता है, और टेल क्या है, फ्लैजिलम बोल सकते हैं, जिसके कारण ये मोटाई है, राइट। तो इसमें देखो हेड के अंदर एक तो ये इलोंगेटेड है, कॉम्पैक्ट है न्यूक्लियस, और एक है एक्रोसोम, राइट। क्या क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, क्लियर। और एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, राइट। और इसके अलावा ये आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन नेक छोटा सा ही पार्ट है, ये जो पीरियड दिखा रखा है ना डीप सा, हम ड्रॉ करेंगे, ये नेक छोटा ही पार्ट है। उसके बाद आई है मिडल पीस। मिडल पीस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिख रहे हैं ना ये। अब क्योंकि इसको एक्टिव रहना है, क्योंकि ट्रैवल करना है, तो इसलिए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी मोर होते हैं। इतने होते हैं कि वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं स्पाइरल में, ताकि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए इसमें। देख रहे हैं ना कैसे हमने ये स्पाइरल फॉर्म में दिखाया हुआ है। उसके बाद लॉन्गेस्ट पार्ट है टेल। टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है, क्लियर। अब इसमें मैं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी बताऊंगी। नेक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो इसमें मेंशन नहीं है, बट हम पढ़ेंगे। नेक के अंदर बच्चों प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो ये हम 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ जरा ड्रॉ कर लो, बाकी ये भी देख लेंगे हम क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा भी है, ये sperm head contains an elongated nucleus. Anterior part of nucleus is covered by a cap-like structure called acrosome. Anterior part, ये ध्यान रहे, anterior part is covered by cap-like structure, not posterior. Then acrosome is filled with hydrolytic enzyme which help in fertilization of sperm. क्लियर है? चलो एक बार मेरे साथ ड्रॉ कर लो ये वाला डायग्राम, फिर तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल सिंपल ड्रॉ करवाऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं। नेक है छोटा सा पार्ट, देन मिडल पीस, ठीक है। उसके बाद जो हम ड्रॉ करेंगे ये है फ्लैजिला, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस, इलोंगेटेड न्यूक्लियस ड्रॉ कर लो, पूरा स्पेस ही ले लेता, समझ लो। ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ये मैंने पूरा फिल ही कर दिया। ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस एंड दिस इज cap-like structure, इसको क्या बोलते हैं अभी भी मैंने बताया, एक्रोसोम। ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द हेड, राइट, एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड ऑफ द न्यूक्लियस इन हेड। पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक ये हेड है।
छोटा सा पार्ट है जो ये नेक, तो ऐसे ऐसे लिख देती हूँ नेक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि यहाँ इतना भी नहीं लंबा होता ये, अगर 55 मिली माइक्रोन है, मतलब मैक्सिमम पार्ट टेल का ही होता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, मिडल पीस, मिडल पीस, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ इसको मैं दिखा देती हूँ। अब हम यहाँ पर दिखा देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। अब हाँ, अब एक और चीज़ मुझे ड्रॉ करनी है, यहाँ मैं किस कलर से ड्रॉ करूँ बच्चों, दिख जाएगा जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है सेंट्रियोल्स, नेक वाले पार्ट में। नेक वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, ज़्यादा ही छोटा सा बना, ऐसे दिखा, समझ जाओगे। अब तो दिख रहा है ना सही। नेक वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं 2 सेंट्रियोल्स। द सेंट्रियोल टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, PP, पास में है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। And the centriole towards the middle piece is called as distal centriole. ये डिस्टेंस पे है, ठीक है। A pair of centriole is present in the neck, and these centrioles are absent in egg cell, right? So centrioles in zygote is contributed by sperm. मेन में देखो ना, मेन चीजें इसने रखी हैं, बाकी सब निकाल दी, ठीक है। ये देखो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, स्पर्म के अंदर, बाकी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस विच इज इलोंगेटेड, और जो ये है इसको बोल देते हैं हम एक्रोसोम। Acrosome contains sperm lysine containing hydrolytic enzyme। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम कि कैसे ये स्पर्म लाइसिन एग मेम्ब्रेन को पियर्स करके एंटर करता है स्पर्म, राइट। किस तरह से उसको लाइस कर देता है, उसको तोड़ देता है, क्लियर। अब एक और चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों इसके अंदर वो है ही नहीं, साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता ही है, थोड़ा सा बस अमाउंट कम होगा साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है इसके अंदर, पूरे साइटोप्लाज्म। ये भी एक सेल ही तो है, सिंगल सेल है ये, और कुछ नहीं है। अब इसमें मैं तुम्हें दिखा देती हूँ एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो क्या है। एक चीज पूछना चाहूंगी पहले, कौन बताएगा, सेंट्रियोल के अंदर ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है? 9 + 0 या 9 + 2? 9 + नो, 9 + 0, 9 + 0। अब मेरा एक नेक्स्ट सवाल, 9 में डबलेट होते हैं या ट्रिपलेट होते हैं? यस, 9 में क्या होते हैं? ट्रिपलेट, ठीक है, ठीक है।
तो अब ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तो आगे डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, सेल डिवीजन में। जब होएगी ना जाइगोट की सेल डिवीजन होएगी, उसमें पार्टिसिपेट करेगा क्लीवेज में। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये बनाता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी किसकी? इस फ्लैजिला की, ठीक है, फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाएगा ये। तो मैं यहाँ पर किस कलर से दिखाऊं तो इसको से नजर आएगा? नहीं, चलो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। ये है बच्चों एक्सोनिम। अब मुझे कौन बताएगा जो ये फ्लैजिला, एक तरह से फ्लैजिला ही हो गया ना, ये जो एक्सोनिम दिखाया मैंने, ये जो ये बच्चों एक्सोनिम दिखाया, ये इसका क्या अरेंजमेंट है? 9+0 या 9+2? इसका 9+2। और इसके अंदर 9 डबलेट है या ट्रिपलेट है? डबलेट, ठीक है। ये तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में था, सेल वाले चैप्टर में, तो ये भी थोड़ा देख लेना। तो ये पोर्शन सारा का सारा क्या है? दिस इज टेल। टेल इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सोनिम। चलो अब मैं पूछती हूँ तुमसे, हेड में क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है? राधिका, हेड में क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है? न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम, राइट। अब नेक में क्या क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल्स, है ना, सेंट्रियोल्स, ठीक है, क्लियर है श्रेया? अब मुझे कोई कौन बताएगा? अच्छा ये तो मैंने लेबल किया ही नहीं, एक मिनट में तो हमने लेबल ही नहीं किया। माइटोकॉन्ड्रिया इधर कर देती हूँ। चलो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है मिडल पीस में? बताओ बताओ बताओ, मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है भव्य? माइटोकॉन्ड्रिया, और भी कुछ है? तो ये क्वेश्चन में ना बच्चे अक्सर लिखाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बट देख रहा ना एक्सोनिम, मैंने इसीलिए तुम्हें शो करके ये शो किया हुआ है, इसमें तो दिख भी नहीं रहा, लेकिन एक्सोनिम भी तो प्रेजेंट है ना इसमें। तो इसमें क्या है? एक्सोनिम। दो चीजें प्रेजेंट है, एक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है? एक्सोनिम। क्लियर है? और ये फ्लैजिला है, बाकी टेल जिसको बोल रहे हैं, मेड अप ऑफ फ्लैज, इसको दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। हो गया क्लियर आई थिंक? ठीक है बच्चों, ये भी नोट डाउन हो गया। एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर? ड्रॉ हो गया सबका? चल आगे देखिए। नेक कंटेन सेंट्रियोल्स, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। यहाँ पे लिख सकते हो इसका रोल क्या है? इट हेल्प्स इन क्लीवेज ऑफ जाइगोट। और इसका रोल क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल का रोल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी ऑफ एक्सोनिम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सिंपल बेसल बॉडी, स्पेस कम है तो लिखिए। मिडल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड एक्सोनिम, ठीक है। सिंगल इजैकुलेट कंटेन्स 202, ये बच्चों बहुत आया हुआ क्वेश्चन, ये 200 to 300 बिलियन स्पर्म, राइट। सिंगल इजैकुलेट कंटेन्स 200 to 300, तो आपको ऑप्शंस में आ जाएंगी 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, इस तरीके से। तो आप ये बताओ, ये देखो स्टार लगाया हुआ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% स्पर्म्स शुड हैव नॉर्मल शेप। मत सोचो, इसका 60% नॉर्मल शेप होनी चाहिए, ठीक है।
एंड फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी अगेन एक और इंपॉर्टेंट बात है, 40% स्पर्म्स शुड हैव विग्रस मोटिलिटी। ड्यू टू लो मोटिलिटी कई बार फर्टिलिटी नहीं होती, राइट? तो 40% स्पर्म्स शुड हैव विग्रस मोटिलिटी एंड 60% स्पर्म्स शुड हैव नॉर्मल शेप। बच्चों इसमें ना उल्टा पुल्टा करके आ जाता है क्वेश्चंस में, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कैसे लर्न करना है, ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लिखेंगे 40% में शेप होनी चाहिए नॉर्मल और 60% में ये होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट में, या इनको भी डाटा अलग अलग लिख देंगे। तो आपने ध्यान रहे 60% तो टोटल नहीं है ये, इसका टोटल का 60% है, इसका टोटल का 40%। डन? क्लियर है ये? ठीक है, चलो। Sperms released from 40% sperms should have vigorous motility. लो मोटिलिटी नहीं होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। ठीक है, चलो। Sperms released from seminiferous tubules are transported by accessory ducts. एक बार मुझे थोड़ा बताओगे सीक्वेंस फिर से? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में सिंथेसाइज होने के बाद कहाँ जाते हैं? वासाई फ्रेंचा के बाद एपिडिडमस में टेम्परेरी स्टोरेज होगा और वहां पर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स भी होगी। ये भी लिख लेना बात, टेम्परेरी स्टोरेज के साथ साथ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स भी होगी। देन वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा। करेक्ट? ये पूरा सीक्वेंस हो गया ना। अब देखो, अब मतलब इस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम क्या क्या होगा? स्क्रीशंस ऑफ एपिडिडमस, vas deferens, seminal vesicle, prostate are essential for maturation and motility of sperms. बच्चों ये लाइन मैंने यूं की यूं उठा के लिखी हुई है, कोई चेंज नहीं किया हुआ, क्योंकि इसमें लाइन में से क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। देखो यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का नाम नहीं दिया, ठीक है। वैसे भी एक और बात बता दूं, जो मेन सीमन का पार्ट कौन बनाता है? स्क्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। दिया नहीं हुआ, ये मैं वैसे बता रही हूँ, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, चलो। फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन्स, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक टाइप का एंड्रोजन ही है बच्चों, मेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं। अगेन लिखी हुई है मैंने स्पर्म की डेफिनेशन। Secretions of all glands, कौन कौन सी? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। उनकी secretions को क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल के ऊपर ही क्यों नाम है? क्योंकि ज्यादा सेमिनल secretions ही होती है। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स इज इक्वल टू सीमन। राइट? हो गया क्लियर? तो इसके साथ ही तुम्हारा समझ लो ये गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस वाला टॉपिक पूरा होगा। कल हम पढ़ेंगे oogenesis।